नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 5वें चैप्टर का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। 5वां जो चैप्टर है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू से तथा चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से, ये जो अक्ष जैसा दिखाई दे रहा है इसको हम काई कहेंगे। इन दोनों के मध्य हम रिलेशन स्थापित करेंगे। इस रिलेशन को स्थापित करने से पूर्व हमें कुछ नई भौतिक राशियों के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उन जो भौतिक राशियां, जो नई भौतिक राशियां होगी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात ये रिलेशन हम यहां पर स्थापित करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो कुछ नई भौतिक राशियां हैं उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकन की तीव्रता। देखिए, आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हमने B से लिखा है, जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल B से लिखते आए हैं। आज हम एक नई भौतिक राशि यहां पर परिभाषित करेंगे, वो है चुंबकन की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे चुंबकन की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल M से पुट करेंगे। देखिए, जो भौतिक राशि वो क्या है, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे चुंबकन की तीव्रता, और जो चुंबकन की तीव्रता है इसे हम कैपिटल M से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा, कैपिटल M से लिखा जाएगा। किसे कहा जाता है विद्यार्थियों, जब हम किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो यदि किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं तो उस पदार्थ को हम कहते हैं चुंबकित पदार्थ। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, चुंबकित पदार्थ कहा जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर हमने एक लोहा चुंबकीय पदार्थ को रख दिया है, तो उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं, उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखो कैसे क्रिएट होता है, जैसे ये हमारे पास में उत्तरी ध्रुव है और ये हमारे पास में दक्षिणी ध्रुव है, और ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है इधर से इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। अब यदि यहां पर हम कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ दोनों के मध्य रख दें, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, तो ये क्या है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, और इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से पुट करते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो यहां से इस तरीके से इसमें प्रवेश करती है और यहां से बाहर निकलती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इसके अंदर प्रवेश कर रही है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये जो वाला जो हिस्सा है इसका, वो उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव की भांति काम कर रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। ये यहां से बाहर निकल रही है, इट मींस ये वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव की भांति बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, इस लोहा चुंबकीय पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ये खुद चुंबकत्व उत्पन्न करने लग गया है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस है इस तरीके से जा रही है, आर पार चली जाती है, इसमें विच्छेद नहीं होता है, पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। चुंबकित होने का मतलब है उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये तो एक दक्षिणी ध्रुव बन गया, ये एक यहां पर उत्तरी ध्रुव बन गया, तो यहां पर ये पदार्थ क्या हो गया, चुंबकित। पदार्थ क्या हो गया है,
चुंबकित हो गया, और जब पदार्थ चुंबकित होता है उस स्थिति में हम यहां पर जो चुंबकन की तीव्रता है उसको परिभाषित करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है चुंबकन की तीव्रता की, कि किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, हम एक लोहे चुंबकीय पदार्थ ले रहे हैं, उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, कैपिटल एम से लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पुट कर रहा हूं मैं कि किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को, लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमारे पास में चुंबकन की तीव्रता कैपिटल एम की डेफिनेशन आ चुकी है। देखिए इसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए चुंबकन की तीव्रता जिसे हम कैपिटल एम से पुट कर रहे हैं, कैपिटल एम बराबर ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में लोहा चुंबकीय पदार्थ को जब हम रखते हैं तो उस पदार्थ पे उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम स्मॉल एम से पुट कर रहे हैं, और बट्टे में आ जाएगा पदार्थ का आयतन, और आयतन को हम यहां पर कैपिटल वी से पुट करेंगे। तो कैपिटल वी का मान यदि आप एकांक ले लें तब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसी को ही हम चुंबकन की तीव्रता कहेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता कहलाता है, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होगी जिसकी दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं कैपिटल एम एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, एक सदिश राशि होती है। और यदि सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, किधर होगी इसकी डायरेक्शन? जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है उसमें उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही चुंबकन की तीव्रता की दिशा होगी। क्लियर? अब देखिए कैपिटल एम का मात्रक, कैपिटल एम का मात्रक, कैपिटल एम का वही मात्रक होगा जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा आयतन के अनुपात का मात्रक होगा। तो इसे मैं यहां पर इस तरीके से पुट कर देता हूं, एम बट्टे में वी का मात्रक। ये जो एम है यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। देन इसका मात्रक क्या आ जाएगा? इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर।
और v यहाँ पर आयत है जिसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम्पियर प्रति मीटर यहाँ पर इसका मात्रक आ जाएगा। तो चुंबकन की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो है एम्पियर पर मीटर। अब इसकी विमा भी यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगी। यहां तक आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना। m की जो विमा होगी वो क्या होगी, देखिए यहां पर द्रव्यमान है नहीं तो m0, लंबाई यहां पर बट्टे में तो l-1 t0 a1 इसकी विमा हो जाएगी। इसकी विमा आप लोग देख लेंगे, हाँ दिखाई दे रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है ये। अब देखिए मैं एक भौतिक राशि को यहां पर परिभाषित कर चुके हैं, चुंबकन की तीव्रता हमने देख ली है। अब यहां पर हम परिभाषित करेंगे चुंबकन क्षेत्र, जिसे हम कैपिटल H से पुट करते हैं। देखिए चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए हम उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस क्षेत्र का मान ही चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए दोनों नामों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति में आप लोगों को नहीं रहना है, आराम से इनको समझना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है B, चुंबकन की तीव्रता का मतलब है कैपिटल M। और अब हम देखेंगे चुंबकन क्षेत्र। देखिए चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर अब हम अगली भौतिक राशि लेकर चल रहे हैं। अगली भौतिक राशि है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र, और चुंबकन क्षेत्र को हम कैपिटल H से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है, कैपिटल H से लिखा जा रहा है। कैपिटल H क्या है, चुंबकन क्षेत्र, और B होता है वो है चुंबकीय क्षेत्र, और M है वो है चुंबकन की तीव्रता। इसको कई जगह पर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, बट आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें इसलिए मैंने एकदम सुस्पष्ट कर दिया है। चुंबकन की तीव्रता का मतलब कैपिटल M, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब B, और चुंबकन क्षेत्र का मतलब है कैपिटल H। अब देखिए जो चुंबकन क्षेत्र कैपिटल H है वो क्या होता है कि किसी पदार्थ को हम चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखते हैं तो उस क्षेत्र को ही हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, चुंबकन क्षेत्र। किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है उस क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकन क्षेत्र कहेंगे, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। तो डेफिनेशन है, समझ लीजिए कि किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है, जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। इसे को किससे पुट किया जाएगा, कैपिटल H से इसे लिखा जाता है। देखिए इसे हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। या हम देखिए इस तरीके से बता सकते हैं कि किसी पदार्थ पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उस पदार्थ के ऊपर चुंबकन क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चुंबकन क्षेत्र की समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर जो चुंबकन क्षेत्र H है इसे देखिए किस तरीके से लिखा जा सकता है, चुंबकन क्षेत्र कैपिटल H, और ये जो कैपिटल H होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बटे में म्यू नॉट। चुंबकन क्षेत्र क्या होगा, कैपिटल H बराबर B बट्टे में म्यू नॉट। यहाँ म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और H चुंबकन
क्षेत्र है। अब विद्यार्थी यहां से इस चुंबकन क्षेत्र का मात्रक विमा यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल एम की भांति ही प्राप्त होगी। देखिए ये जो कैपिटल एम है उसकी डायरेक्शन स्मॉल एम की दिशा में होती है और कैपिटल एच की डायरेक्शन कैपिटल बी की डायरेक्शन में होती है। तो यहां से एक रिलेशन हमारे पास में आ चुका है B बराबर म्यू 0 H, और ये रिलेशन आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, बार बार यूज में आएगा। देखिए H का मात्रक क्या हो जाएगा, H का मात्रक वही होगा जो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए भी, कि इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे, फिर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर ही प्राप्त होगा। H की जो विमा है वो भी कैपिटल M की विमा के समान ही होगी, L-1 A1 इसकी विमा होगी। तो दोस्तों ये थी चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र के लिए हमने इसके मात्रक विमा सब के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में जो अगली भौतिक राशि है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे हम काई से पुट कर रहे हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण कितनी आसानी से ग्रहण करता है, कितनी सुगमता से ग्रहण करता है, उस गुण को ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को चुंबकीय सुग्राहिता भी कहा जाता है। चुंबकीय सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब है कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। आपके पास में कोई मैटर है, उसे हम चुंबकित करना चाहते हैं और वो पदार्थ कितनी आसानी से, कितनी इजी तरीके से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, उसका माप ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, चुंबकीय सुग्राहिता कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। विद्यार्थियों एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, उसकी माप ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। चुंबकीय प्रवृत्ति हमारा जो टॉपिक है, अब हम चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से पुट करेंगे। किससे लिखा जाता है, काई से लिखा जाता है। अब देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो हमें यह बताता है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, कोमा चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, काई, इसे काई बोला जाता है। अक्ष की भांति ही है, ये अक्ष नहीं है, इस तरीके से इसकी बनावट है, इसे समझ लीजिए। इसका उच्चारण होगा काई, कई जगह पर इसको जाई से लिखा, बट सही यही है, ज्यादातर मोस्टली काई का ही प्रयोग करते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे लिखा जाएगा, काई से लिखा जाएगा। विद्यार्थी इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या है कि जैसे हम किसी पदार्थ के ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो किसी पदार्थ के लिए हम जो चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र
यदि उनकी बात करें तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो किसी पदार्थ के लिए चुंबकन की तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। वहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम काई लिख देंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात है उसको भी हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए दोनों तरीके सही हैं। देखिए क्या लिखा जा सकता है, किसी पदार्थ के लिए चुंबकन की तीव्रता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। चुंबकन क्षेत्र की समानुपाती होती है। यहां से देख लीजिए कि जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम ये समानुपाती होता है कैपिटल एच के, और यहां से हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो कैपिटल एम इक्वल टू हमारे पास में आ गया है एक कांस्टेंट है काई, जहां जो काई है वो समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हम ये यहां पर एच आएगा, इधर भी हमने एच लिखा है, चुंबकन क्षेत्र। क्लियर? ये जो काई है इसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय सुग्राहिता इसे कहा जाता है। अब देखिए ये वैसे यदि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आपने कांस्टेंट रखा है तो चुंबकीय प्रवृत्ति नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर भी जो चुंबकीय प्रवृत्ति इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। काई का मान किस पर डिपेंड करेगा? काई का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान ताप के साथ में भी बदलता है। चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू है वो अलग अलग पदार्थों के लिए हम आगे चलकर जैसे हम पदार्थों का चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, तो उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप के साथ में किस तरीके से बदलती है उसका भी वहां पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो काई का हम थोड़ा सा आगे पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर अध्ययन करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो जो काई का फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या आ गया? एम बट्टे में एच। जब हम ये रिलेशन स्थापित करेंगे तो ये रिलेशन, ये वाला काई और म्यू आर के मध्य, तब ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा। विद्यार्थी यहां तक समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगली भौतिक राशि की ओर। अगली जो भौतिक राशि है वो है चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता कह दीजिए, सिर्फ चुंबकशीलता भी उसे हम कह देंगे, केवल म्यू से पुट किया जाएगा। चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता हम कहेंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी माध्यम में जिस सीमा तक प्रवेश करती है उसका माप ही चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। देखिए पारगम्यता का मतलब है किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस सीमा तक, कितनी मात्रा में गमन करती है, प्रवेश करती है, उसका माप ही चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता किसे कहेंगे? कि किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस सीमा तक प्रवेश करती है उसी को हम चुंबकीय पारगम्यता कहेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता, और चुंबकीय पारगम्यता को हम म्यू से पुट करेंगे। इसको हम माध्यम की चुंबकशीलता भी कह सकते हैं।
देखिए डेफिनेशन क्या है, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस सीमा तक उसे उसमें प्रवेश करती है उसको हम चुंबकीय पारगम्यता कहेंगे। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस सीमा तक प्रवेश करती है, जिस सीमा तक मध्य में प्रवेश करती है उसका माप ही चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। चुंबकीय पारगम्यता जिसे हम म्यू से पुट करते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों, इसका जो मात्रक है वो म्यू नॉट के समान ही होता है, विमा भी उसके इक्वल ही होगी। अब हम नई भौतिक राशि आप लोगों के सामने रख रहे हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम म्यू आर से पुट करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम किससे पुट कर रहे हैं? म्यू आर से लिखा जाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली होगी, उसे हमने एप्सिलॉन आर से लिखा था। देखिए जो एप्सिलॉन आर था वो क्या था? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात था वो आपेक्षिक विद्युतशीलता था। मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा? म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता है जो कि चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होगा, या माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होगा। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए कि किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता मतलब म्यू तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता का अनुपात ये आएगा निर्वात की चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को तो हम परिभाषित ही कर रहे हैं, निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। क्लियर? देखिए इसको हम सूत्र के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं वो देख लीजिए। म्यू आर बराबर म्यू बट्टे में म्यू नॉट लिखा जा सकता है। यह है चुंबकीय पारगम्यता और यह है निर्वात की चुंबकशीलता। दोनों का जो अनुपात है उसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहेंगे, म्यू आर से पुट करेंगे। ये जो म्यू आर है एक मात्रक है, इन दोनों का मात्रक सेम होता है, विमाएं सेम होती है, देन म्यू आर
जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है एक मात्रहीन और विमाहीन राशि होती है। तो म्यू आर एक मात्रकहीन व मात्रहीन और विमाहीन राशि होती है। फिर इसके पश्चात आप देखिए इस म्यू आर का जो मान है, म्यू आर की जो वैल्यू है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो म्यू आर का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है? म्यू आर का मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो ये थी आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब इसके पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक है आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, दोनों में हम यहां पर अब संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो अब हमारा जो रिलेशन है आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ये देखिए विद्यार्थियों, अब आप लोग देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर में संबंध। हम क्या करेंगे, एक परिनालिका लेंगे और उसके मध्य भाग में एक लोहा चुंबकीय पदार्थ को रख देंगे। तो वह जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो परिनालिका की क्रोड़ में मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकित हो जाएगा। तो उस पदार्थ के अंदर कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे और वहीं से हम ये रिलेशन स्थापित करेंगे। देखिए यदि किसी पदार्थ को चुंबकित करना है तो आप क्या करेंगे, एक परिनालिका लीजिए। ये हमारे पास में एक परिनालिका है और इस परिनालिका के ऊपर हम जानते हैं विद्युत रुद्ध तांबे के तार एक समान रूप से लिपटे होते हैं और इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हमने एक मीटर रख दिया है जिसको हमें चुंबकित करना है। इस पर एक समान रूप से जो विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं वो इस तरीके से हमने यहां पर दिखाए हैं और इन वायर्स में से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो प्रणालिका के मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां से आई धारा प्रवेश कर रही है, आई धारा यहां से बाहर निकल रही है। ये मैंने धारा की डायरेक्शन यहां पर दिखा दी है। ये हमने यहां पर रखा है लोहा चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकित करना है, जिसे चुंबकित करना है। क्लियर विद्यार्थी, प्रणालिका की क्रोड़ में सेंटर में हम ये जानते हैं कि चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि आप किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है। तो देखिए कि जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है उसमें कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यदि यहां पर इस पदार्थ को नहीं रखते, यहां पर इस पदार्थ को नहीं रखते तो यहां पर जो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र होता है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे इस पदार्थ को हम यहां पर रख देंगे तो इसमें एक अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र और क्रिएट हो जाएगा। देखिए लोहा चुंबकीय पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र, लोहा चुंबकीय, देखिए लोहा चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ ले लीजिए, आप सिर्फ पदार्थ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र है, पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ में जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए यदि यहां पर निर्वात होता तो केवल B0 या B0 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। ये जो B0 है वो है निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र है ये। और जब इसे में हमने माध्यम रख दिया तो इसमें एक अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र और क्रिएट हो जाएगा और वो जो अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है वो इसकी क्रोड में जो चुंबकीय क्षेत्र इस पदार्थ के कारण से, स्वयं के कारण से उत्पन्न होता है, इसको हम Bm से पुट कर रहे हैं। ये अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र है। Bm क्या है?
अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र तो किसकी वजह से उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो क्रोड में रखे पदार्थ के कारण उसे उत्पन्न होता है। क्रोड में रखे पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है। ये कारण उत्पन्न होता है। देखिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय धाराएं प्रवाहित होती, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, अतिरिक्त मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसे को मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा है, हम जानते हैं निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है? बी नॉट बराबर होता है म्यू जीरो इंटू एच, म्यू जीरो इंटू एच, जहां एच चुंबकन क्षेत्र होता है। इसके अलावा जो क्रोड में उत्पन्न अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकन की तीव्रता के समानुपाती होगा। जितनी ज्यादा उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय ध्रुव गुण उत्पन्न होगा, उसमें एक अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक क्रिएट होगा। तो पदार्थ में उत्पन्न अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ में उत्पन्न अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम BM से पुट कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन की तीव्रता के समानुपाती होता है। चुंबकन की तीव्रता के समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है। तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे? BM समानुपाती है कैपिटल M के। BM किसके समानुपाती है? कैपिटल M के। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो BM बराबर आ जाएगा म्यू जीरो M, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए, माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या लिख सकते हैं? माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र, इसको B बराबर म्यू H से पुट किया जा सकता है। देखो, निर्वात है तब म्यू जीरो H, माध्यम है तो म्यू H। यह आ गई है 2, 3 और 4 समीकरण है, जिसको उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2, 3 व 4 को समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? म्यू H इक्वल टू म्यू जीरो H प्लस म्यू जीरो M, ये आ गया हमारे पास में। तो म्यू H बराबर म्यू जीरो में यहां से कॉमन ले लेता हूं, म्यू जीरो H ही कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस M बाई H हमारे पास में आ चुका है। H से H कैंसिल हो गया, म्यू बराबर हमारे पास में आ गया है म्यू जीरो 1 प्लस काई। क्योंकि ये जो रिलेशन है M बाई H, ये काई होता है, ये हमने देख लिया था। M बाई H ये होता है काई, जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। देखिए, म्यू बट्टे में म्यू नॉट, म्यू बट्टे में म्यू नॉट को इधर हमने ले आया तो 1 प्लस काई रह गया है। म्यू अपॉन म्यू नॉट ये हमारे पास में आ गया है म्यू आर, म्यू आर बराबर आ गया 1 प्लस काई, 1 प्लस काई हमारे पास में आ चुका है। तो म्यू आर बराबर आ चुका है 1 प्लस काई, और ये ही रिलेशन है आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में। आपेक्षिक चुंबकशीलता और यह है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि चुंबकीय प्रवृत्ति में 1 जोड़ दें तो आपेक्षिक चुंबकशीलता आ जाएगी। और ये जो म्यू आर है, इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो हम ये जानते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति उसका मान भी पदार्थ की प्रकृति पर ही डिपेंड करेगा। तो विद्यार्थियों, ये रिलेशन है, काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है और एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा